हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हमारे ऑडिट में जो चैप्टर 9 है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है अभी तक चल रहा है। अभी तक जो चल रहा था ना, उसमें आप खुद से गैस करके लिख सकते हैं कि हॉस्पिटल गया तो क्या होगा, सिनेमा हॉल गया तो क्या होगा, रेस्टोरेंट गया तो क्या होगा। लेकिन आज वाले टॉपिक में गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक इन अ फुल डेप्थ। अगर आप इस टॉपिक को सीरियस नहीं लेंगे तो 5 to 8 मार्क का क्वेश्चन इतने प्यार से हाथ से चला जाएगा, आप कहोगे काश मैं इसे पढ़ लेता, काश एक बार मैंने ये टॉपिक किया होता। तो मैं नहीं चाहता आप एग्जाम में से रिग्रेट करें, तो मैं चाहता हूँ फुल फोकस के साथ हम इसको पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट्स को इसको पढ़ते हैं। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए हुए हैं, मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। देखो, ये देखो, टॉपिक ही अपने आप में बहुत बड़ा है, पूरा लेक्चर जाएगा। ये देखिए सर, स्टडी मैट में क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टडी मैट का एक और क्वेश्चन है। एमटीपी अगस्त 18 में क्वेश्चन है। नवंबर 18 में 5 मार्क का। एमटीपी अप्रैल में 21 में क्वेश्चन। मई 19 में 3 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद आरटीपी मई 20 में क्वेश्चन। उसके बाद नवंबर 20 में 4 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद आरटीपी मई 22 में क्वेश्चन। मई 23 में 4 मार्क का क्वेश्चन। सर इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन, अराउंड 10 क्वेश्चन है इसके ऊपर। यस सर, अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, राइट। तो इसीलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ये स्कैनर जब मैं बना रहा था ना आपके लिए ये बुक, तो मेरे दिमाग में ये था कि बच्चा क्वेश्चन पढ़ के आइडिया ले सके कि ये एग्जाम के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट क्वेश्चन आपको लगेगा हाँ है ना, पढ़ लेता हूँ, नहीं, जब क्वेश्चन देखोगे तो एक आइडिया लगेगा कि नहीं भाई ये बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है इसके ऊपर। तो इस पर 5 स्टार लगा लेना प्लीज़ मेरी साइड से, कि एग्जामिनर कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। 5 to 8 मार्क का क्वेश्चन इससे कभी भी बनाया जा सकता है। और मैं ये चाहता हूँ इस लेक्चर को करने के बाद यू हैव फुल ग्रिप ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सेल्फिश हो जाता हूँ, गुरु दक्षिणा दे दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर देना, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में क्या लिखना है पता है ना, आइदर यू आर सीए और यू आर सीए, फुल क्लियरिटी इन योर माइंड। पता है जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यानी कि मुझे अपने गुरु की चरणों की वो धूल मिल जाए जिससे मैं अपने मन को क्लियरिटी दे सकूं कि मुझे क्या चाहिए। तो मैं भी तुम्हें चरणों की धूल तो नहीं कह सकता, अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ कि भाई अपने मन की गंदगी को साफ करो और एक चीज़ क्लियर करो, आई एम सी ए और आई एम सी ए। मतलब तुम्हें सी ए बनना ही बनना है, वट एवर इज द सिचुएशन ऑफ द लाइफ, वट एवर इज द कंडीशन ऑफ द एग्जाम, वट एवर यू विल डू और नॉट डू, बट आई नो वन थिंग, यू आर सी ए और यू आर सी ए। तो दिल से लिखे, आई एम नेक्स्ट सी ए फाइनलिस्ट। हाँ, कैसे लिखना है, अफर्मेशन याद है, 3 अफर्मेशन। आई एम सी ए ड्रीमर्स, मैं वो इंसान हूं जो सी ए बनने का सपना देखता हूं। वी आर सी ए ड्रीमर्स, अब कम्युनिटी बन गया, अब और ज्यादा एनर्जी। वी आर सी ए ड्रीमर्स, हम वो सब दोस्त हैं जो सी ए बनने का सपना देखते हैं। नाउ आई एम नेक्स्ट सी ए फाइनलिस्ट, क्योंकि ये एनर्जी तुम्हें कंट्रीब्यूट करेगी तुम्हारे सी ए बनने के अंदर। आई एम सी ए ड्रीमर्स, वी आर सी ए ड्रीमर्स, आई एम नेक्स्ट सी ए फाइनलिस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखना। मैंने कहा था कि हर बच्चा मेरी बात को नहीं मानेगा, बस 1 या 2 ही मानेंगे, क्योंकि 1 ही 2 बच्चे सीए में पास होते हैं, सारे नहीं होते। तो जो डिज़र्व करते हैं पास होना वो वीडियो को लाइक करो, जो डिज़र्व होते हैं कमेंट में जाके जरूर लिखना, ताकि ये गुरु, ये टीचर, ये मेंटर आपको दिल से दुआएं दे सके कि जाओ और पास हो के आओ। चलिए सर, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड सर पढ़ लेते हैं सबसे पहले। बुक से पढ़ेंगे समझेंगे, हाईलाइट करेंगे, मार्क्स करेंगे। आई होप एंड आई विश कि बुक तुम्हारे पास है, नहीं है ग्रुप 2 दे रहे हो, आर्टिकलशिप चल रही है, हाउस वाइफ हो, पढ़ने का टाइम मिलता है, बुक डेफिनेटली बाय करो। बोथ ग्रुप दे रहे हो, टाइम कम है, डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक। और बुक कैसे मिलेगी, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 9354719404। 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, दोनों का एक साथ ऑर्डर कर लेना और इस पर अच्छे से ग्रिप बना लो कि एग्जाम में कभी भी कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आए यू आर रेडी फॉर इट। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम 60+ या 40+ लेके पास करो, मैं ये चाहता हूँ इस बार तुम नेक्स्ट ईयर फाइनलिस्ट बनो, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे 30+ पे रह जाते हैं, मैं चाहता हूँ तुम्हारे मार्क्स कम से कम 80+ आए। तो 50 मार्क्स का जंप ये बुक, ये लेक्चर्स तुम्हें करवाने वाले हैं। तो पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ो और इस तरीके से पढ़ो कि इस बार रिजल्ट हमारा हो। बैकग्राउंड क्या है सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि भैया देखो, एग्जाम लेते हैं फार्मर्स। अब फार्मर्स पहले क्या होता था ना, जब इंडियन इकोनॉमिक पढ़ोगे क्लास 12th में, जब तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे एक चैप्टर है आईडीसी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें भी यही पढ़ाया जाता है कि पहले क्या होता था, मिडल मैन होते थे बीच में, जो प्राइस 100 रुपीज़ डायरेक्ट फार्मर को मिलने चाहिए थे वो मिडल मैन खा जाते थे 50 रुपीज़, वो 50 रुपीज़ देते थे। तो इन लोगों ने सोचा कि यार तुम्हारे भरोसे अगर हम रहेंगे तो हमारा माल कब बिकेगा नहीं बिकेगा वी डोंट नो, बट अगर हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करें
तो क्या होगा, हम हायर प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो पंजाब के, हरियाणा के, जितने भी यूपी बिहार के लोग, सबने मिलकर एक सोसाइटी बनाई। सोसाइटी इन द मीन्स कम्युनिटी बनाई, और उस कम्युनिटी का नाम रखा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को सहयोग करना। सोसाइटी मतलब हम सब मिलके एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं सर एक दूसरे को सपोर्ट? ताकि हम एक दूसरे का विकास कर सके, डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। ठीक है, तो क्या कहता है ये मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात, ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? जो कि कल्टिवेट द प्रॉफिट नॉट फॉर इट्स ऑन यूज, इट्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द बिजनेस। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर्स वगैरह, ये मत सोचना कि वो समाज की सेवा करने आए। भाई 2 पैसे हमें भी चाहिए, हमें भी अपने बीवी बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, उनकी ग्रोथ करानी है, हमें भी 2 पैसे चाहिए, हम भी बुलेट बाइक ट्रक वगैरह लेंगे। ओके, नाउ विद अ स्पेशल मोड ऑफ द डूइंग बिजनेस। यहाँ क्या है? स्पेशल मोड है। ओके, बाय पुलिंग टुगेदर, कि हम एक साथ आ रहे हैं। पुलिंग टुगेदर मतलब हम साथ साथ हैं। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी एलिमिनेट्स ऑफ मिडलमैन। तो मेन इसका पर्पस क्या था? मिडलमैन को साइड करना, एंड एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्सेस। और जो लोग हम पे नियंत्रण करते हैं, हम पे नियंत्रण जो कर रहे हैं, हमको जो कंट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों को साइड करना कि भैया आप साइड हो जाओ, हम खुद से देख लेंगे, हमारा मैटर है, हम खुद से देख लेंगे। हम सब भाई मिलके एक साथ आएंगे, भाई सबके यहाँ 50-50 केजी वीट हुआ है, राइस हुआ है, सब आओ लेके आओ, हम सब चलेंगे, खुद से बेचेंगे यार, हम तो, हमें किसी मिडल मैन की जरूरत नहीं है। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, सेंट्रल एक्ट कंटेनिंग द फंडामेंटल लॉ रिगार्डिंग द फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये कैसे बनेगी, ठीक है, वर्किंग कैसे होगी, फॉर्मेशन कैसे होगी, ये सारी बातें कॉन्सेप्ट में है 1912 सोसाइटी, एंड इज अप्लीकेबल इन मेनी स्टेट्स। ये हर स्टेट्स में है, जैसे महाराष्ट्र के अपना है, पंजाब का अपना है, हरियाणा का अपना है, और विदाउट अमेंडमेंट्स इन मेनी स्टेट, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्न बाय द स्पेसिफिक स्टेट्स एक्ट। मतलब ये कह रहा है कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो सेम है, लेकिन हर स्टेट की अलग एक एक्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से उसको रूल गवर्न करते हैं, वो अपने हिसाब से देखते हैं कि यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ के नीड क्या है, उसके हिसाब से उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, नाउ रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको क्या करना है? सर मैं भी वहाँ जाऊँगा और मैं भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में पार्ट कर लूँगा, और मैं भी देखूंगा उनकी वीट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, उनके जो चावल है ना वो अच्छे बनते कि नहीं बनते, उनकी रोटी अच्छी बनती है कि नहीं बनती उस आटे की। ये सब नहीं करना रे बाबा, बावर्ची बनने नहीं गए हो तुम। यू आर CA कबीर सिंह फ्रॉम चैप्टर 1 आई एम गाइडिंग यू। ठीक है, तो तुम्हारा क्या काम है? सर गाइडेंस इन अकाउंट राइटिंग। आप गाइडेंस दे सकते हो कि उनके अकाउंट्स कैसे बनेंगे। नाउ इंस्टॉलेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, तुम उन्हें बता सकते हो कि इन काम को जो तुम कर रहे हो इसको करने के लिए कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम तुमको फॉलो करना चाहिए। नए इंटरनल ऑडिट तुम उनके लिए कर सकते हो कि जो भी वहाँ पे हो रहा है कोई भी लोचा ना हो, कोई पैसे का घपला ना हो, तो इंटरनल ऑडिट तुम कर सकते हो। नाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विस, तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग सर्विस दे सकते हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर देता हूँ, तो मेरी फीस दे देना, और जो भी टैक्सेशन में तुम्हारा ITR वगैरह जाएगा सब कुछ मैं कर दूंगा। दिस आर सम। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है सर। क्वेश्चन बनेगा सर, आप एक CA कबीर सिंह है, एक CA फर्म से, और कबीर लिमिटेड करके आपकी CA फर्म है। अब आप ये बताइए, आप सर्विस देने जा रहे हैं, आप क्या क्या सर्विस देंगे? तो आप ये नहीं बोलोगे सर मैं चेक करूंगा कि वहाँ वो कौन से स्टेट से, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड क्या है। अरे ये सब काम नहीं है मेरे भाई तुम्हारा, तो भूलो मत तुम कौन हो। ठीक है, ओके। फिर आता है सर सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन सेल ऑडिट, रजिस्ट्रार सेल ऑडिट, और कॉस्ट टू बी ऑडिटेड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। अब सेक्शन 17 क्या कहता है इस एक्ट का, कि देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो एक्ट है वो खुद चाहता है कि इसका ऑडिट हो, क्योंकि हम लोग किस लिए आए थे कि मिडल मैन यहाँ पे घपला ना करे। तो घपला जरूरी नहीं है कि मिडल मैन करे, कई बार अपने ही लोग कर देते। बाहुबली देखी नहीं है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो कई बार अपने लोग ही घोटाला कर देते हैं। तो अपने लोगों पे भी निगरानी रखनी है कि आपस में एक दूसरे पे फेथ बना रहे कि कोई भी घपला नहीं हो रहा। तो या तो वो खुद से ऑडिट करवाएगा, रजिस्ट्रार सेल ऑडिट खुद से करवाएगा, या फिर वो एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जो ऑथराइज्ड है वहां पे ऑडिट करने के लिए। और कॉस्ट टू बी ऑडिटेड बाय ऑथराइज्ड पर्सन, वो चाहता है कि ऐसा बंदा करे जो कि ऑथराइज्ड हो। अकाउंट्स ऑफ एवरी रजिस्टर्ड सोसाइटी वंस एट लीस्ट इन एवरी ईयर, और हर साल में एक बार उसका ऑडिट हो जाए। लेट्स सेलिब्रेट, ऑडिट होना चाहिए, साल में एक बार कम से कम ऑडिट होना चाहिए। ओके, ऑडिट शैल इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेब्ट्स। आपको ऑडिट के समय ध्यान देखना है, क्या ओवरड्यू डेब्ट्स तो नहीं है। डेब्ट्स मतलब कौन से पैसे होते हैं? हमें देने होते हैं, हमें लेने होते हैं। डेब्ट्स क्या होता है?
तो आप कोई ऐसे डेब्ट्स तो नहीं है जो कि ओवर ड्यू हो रहे हो। नाउ इफ एनी, अगर हो रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ द असेट्स, असेट्स की वैल्यू क्या है, लायबिलिटी क्या है सोसाइटी की, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है जब आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। रजिस्ट्रार या फिर कलेक्टर, एनी पर्सन ऑथराइज शेल एट ऑल द टाइम्स हैव एक्सेस टू ऑल द बुक्स। देखो, या तो रजिस्ट्रार या तो कलेक्टर जिसे कलेक्ट करने की अथॉरिटी होगी वो, या फिर एनी पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है वो ऑल बुक्स को एक्सेस कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, पेपर को एक्सेस कर सकता है, सिक्योरिटीज ऑफ द सोसाइटी उसको एक्सेस कर सकता है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी शैल फर्निश सच इन्फॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शन एंड वर्किंग ऑफ द सोसाइटी एज द पर्सन मेकिंग सच इंस्पेक्शन मे रिक्वायर। तो वो बंदा जो भी है, यानी वो ऑथराइज्ड बंदा ऑडिटर हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, रजिस्ट्रार हो सकता है, कह रहे वो जो भी चीजें आपसे मांगेगा वो आपको उसे देनी होगी, राइट। इंपोर्टेंट प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ। अच्छा, अभी तक यहाँ तक आपने बेसिक में क्या क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया कि सर कुछ लोग हैं जो मिडलमैन को हटाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका शोषण हो, तो डायरेक्टली एक साथ आ रहे हैं एक पर्पस के लिए। यहाँ पे था पुलिंग टुगेदर हो रही है। क्यों हो रही है? ताकि वो सोसाइटी क्रिएट कर सके। क्यों कर सके? ताकि मिडलमैन को हटाया जा सके और कोई बीच में ऐसा बंदा ना हो जो उनके हिस्से के पैसे खा के जा रहे हैं। ओके, नाउ अब क्या हुआ? हर एक्ट का अपना एक सोसाइटी एक्ट होता है, यानी हर स्टेट जो है वो अपना एक एक्ट फॉलो कर रहा है। महाराष्ट्र एक्ट, हरियाणा एक्ट, पंजाब एक्ट, जो भी सोसाइटी एक्ट है वो अपना लगा रहे हैं। सीए का क्या काम है? सर वो अकाउंटिंग की सर्विस दे सकता है, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की सर्विस दे सकता है, इंटरनल ऑडिट कर सकता है, अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करवा सकता है, टैक्सेशन की सर्विस दे सकता है। सेक्शन 17 ने क्या कहा? सेक्शन 17 कहता है कि भैया अगर ये एक्ट चाहे तो, यानी सोसाइटी एक्ट 1912, ये चाहे तो खुद से ऑडिटर अपॉइंट कर दे या फिर एक ऐसे बंदे को ऑडिटर बनने के लिए बोल सकता है वहाँ का जो कि ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया ये जो ऑडिट है साल में एक बार तो होना चाहिए, साल में एक बार होना चाहिए। सेकंड इसने क्या कहा? आपका जो डेब्ट है वो ओवरड्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक कर लो, और असेट्स की वैल्यूएशन चेक कर लो, लायबिलिटीज वगैरह चेक कर लो। ओके, नेक्स्ट कि जो रजिस्ट्रार है या कलेक्टर है या एनी पर्सन जो भी ऑथराइज्ड है उसको बुक का एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है, बुक का एक्सेस मिलना चाहिए, अकाउंट का, पेपर का, सिक्योरिटीज का, और भी जो भी चीज़ जरूरत पड़ेगी वो भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। नाउ इंपोर्टेंट प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ। क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, कौन बनेगा? सर किसी को भी बना लो ना, ये तो गांव घर की बात है, जरूरत है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी को भी रख लो, नहीं ऐसा नहीं होता। सर मेरे मामा का लड़का है उसे रख लो, ऐसा नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द सीए एक्ट। सर ये बात तो आपने कंपनी एक्ट में पढ़ी है। हाँ, तो अब मैं आपको एक बात और बता दूं, कंपनी एक्ट अगर आपने पढ़ रखा है ना, तो वहाँ जो ऑडिटर की जो भी चैप्टर की रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे आएंगे। थोड़ा बहुत वर्ड्स बदल जाएगा, वहाँ कंपनीज एक्ट पर कंपनीज एक्ट होगा, यहाँ एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। नाउ सम ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स हैव परमिटेड पर्सन होल्डिंग अ गवर्नमेंट डिप्लोमा। कुछ स्टेट ये भी है, कहते हैं भाई सीए की फीस बहुत ज़्यादा होती है, हम ऐसे बंदे को हायर करेंगे जिसके पास डिप्लोमा है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का, तो हम उसको भी रख सकते हैं। एंड अकाउंटेंसी एंड ऑल्सो अ पर्सन हु हैज सर्व्ड एन ऑडिटर इन द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्ट एज द ऑडिटर, या फिर जिसने गवर्नमेंट को सर्विस दे रखी हो उस बंदे को हम अपॉइंट करेंगे। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वो हम देख लेंगे। ओके, नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर कैसे होगी? सर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सर अपॉइंटमेंट लिखा है सर, एन ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार। कौन अपॉइंट करता है? रजिस्ट्रार। सर मेंबर क्यों नहीं करते? मेंबर क्या करेंगे भाई? सब आपस में पुलिंग टुगेदर के लिए, तो हो सकता है अपने मामा चाचा के लड़के को ले आए, नहीं तो हम उस बंदे को अपॉइंट करेंगे। हम कौन? रजिस्ट्रार। ओके, ऑडिटर्स सो अपॉइंटेड कंडक्ट द ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्ट्रार। और आप किसके बिहाफ पे काम कर रहे हो? रजिस्ट्रार के बिहाफ पे काम कर रहे हो। ठीक है, एंड सबमिट हिज रिपोर्ट टू हिम। और किसको सबमिट करनी है रिपोर्ट? सर रजिस्ट्रार को। यानी यहाँ पे जो भी है आपके लिए माई बाप कौन है? जैसे आप गवर्नमेंट ऑडिट करोगे, टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में, तो आपके लिए CNAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट गवर्नेंस, वो आपके माई बाप होते हैं। यहाँ पे कौन है? रजिस्ट्रार। एंड ऑल्सो टू द सोसाइटी, और आप सोसाइटी को भी रिपोर्ट करेंगे कि सर ये फाइनली आपको ऑडिट बना है। ऑडिट फीस इज पेड बाय द सोसाइटी। कौन पे करेगा? सोसाइटी। अब यहाँ पे एक बच्चे ने कहा सर माई बाप से पैसे ले लो ना, बट माई बाप ने अपने फायदे के लिए तो कुछ करवाया नहीं था, सब तुम्हारे फायदे के लिए कराया था, तो जिसका फायदा वो खर्चा बियर करे, राइट। तो इसलिए कहा गया कि ऑडिट फीस कौन देगा? सोसाइटी देगी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटरी स्केल और फीस प्रिस्क्राइब्ड बाय द रजिस्ट्रार। जो भी रजिस्ट्रार ने फीस बता रखी होगी उसके अकॉर्डिंग। ओके, आगे सर बुक्स, अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट।
सर ये क्या सेक्शन याद रखना है? नहीं, अगर इसमें याद रखना है तो आप सेक्शन 17 जो है इसको याद कर सकते हो, बस बाकियों को नहीं याद करोगे चलेगा। सब पे याद करने पे फोकस मत करो, कंटेंट पे ध्यान दो, वैसे ही बहुत बड़ा है। नाउ बुक्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। Cooperative Society Act, state government can frame rules prescribing books, accounts to be kept by cooperative society। यानी ये बताएगा, क्या बताएगा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कि फ्रेम रूल्स प्रिस्क्राइबिंग बुक्स की आपकी बुक्स में क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, एंड अकाउंट्स टू बी केप्ट, और कौन कौन से अकाउंट्स तुमको मेंटेन करने होंगे। कौन बताएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। नाउ फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ऐसे ऐसे रखा जाता है, जैसे ऑल सम ऑफ मनी रिसीव एंड एक्सपेंडेड, मतलब जो मिल रहा है और जो एक्सपेंड हो रहा है, मतलब जो पैसा आया और जो पैसा गया उसका हिसाब किताब। ऑल सेल्स एंड परचेज, आपने सेल कितना किया, परचेज किया कितना किया। नाउ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो देखो ये अगेन लास्ट लेक्चर में भी हमने यही पढ़ा था, उसी को मॉडिफाइड वर्जन में आप बोल सकते हो दोबारा से वही, कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं, सेल क्या है, परचेज क्या है, असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आपको मेंशन कर लेना, एक बार लिख लो यहाँ पे, मेरे साथ साथ लिख लो आप। ठीक है, मतलब कि आपको रिसीव कहाँ कहाँ से हो रहा है, आप पेमेंट कहाँ पे करने वाले हो, राइट, आपकी सेल, आपकी परचेज एंड आपकी एसेट एंड आपकी लायबिलिटी। ओके, सोसाइटी इज अ लायबिलिटी टू मेंटेन सच एडिशनल रिकॉर्ड टू इट्स कन्वीनियंस। मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ रिकॉर्ड्स और आपको मेंटेन करने चाहिए अपने कन्वीनियंस के लिए, आप कर सकते हो। एंड विच इज थिंग्स फिट फॉर मोर यूजफुल फॉर क्लैरिटी, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती हो या फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती हो। जैसे कैश सेल समरी, कि भाई मेरा टोटल कैश में कितनी सेल हुई है, और बैंक वाला तो देखो ट्रेस हो जाता है, कैश वाला ट्रेस नहीं होता। तो ये आप वीकली या फिर आप मंथली बेसिस पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो, आपको जैसा ठीक लगता है। तो रजिस्टर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स, आपको डेप्टर से पेमेंट कब और कैसे आ रही है अगर आप क्रेडिट सेल करते हो तो। रजिस्ट्रार और रिकवरी ऑफ द लोन्स फ्रॉम द सैलरीज और डायरेक्टली बाय रिसिपिएंट फ्रॉम मेंबर्स इन केस ऑफ क्रेडिट सोसाइटी। अगर वो क्रेडिट सोसाइटी है तो रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम सैलरीज। कई बार क्या होता है, हमें उधार देना पड़ता है अपने एम्प्लॉय को ही, मान लो उसकी सैलरी है 20,000, हमने उसे 1 लाख दे रखे हैं, तो क्या वो सैलरी में से हर महीने अपने लोन के पैसे कटवा रहे, कैपिटल रिसिप्ट जो कि हम कैपिटल गेन में पढ़ते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये तो उसके लिए लोन है ना, सैलरी के हेड में भी आपको बता रहा था मैंने। तो क्या वो एडजस्ट करवा रहे हैं ना। लोन डिसबर्समेंट रजिस्टर, अगर लोन नहीं रखा है उसकी डिसबर्समेंट कहाँ हुई है, कैसे हुई है। एनी अदर कॉलमनर सब्सिडरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड फंक्शन, अगर कोई सब्सिडरीज वगैरह है तो उसके बारे में भी आप डेट, मतलब ये क्या है, ये आपका वॉलंटरी है, आपको इसमें से क्या मेंटेन करना है आप देख सकते हो, बट ये क्या एक तरीके से कंपलसरी है कि ये तो करना ही करना पड़ेगा। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। सर रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, आप कितने शेयर होल्डिंग कर सकते हो। तो ये किसके लिए, जरा ध्यान से सुनना है, स्टार लगाना, क्योंकि इसमें ना ट्रांसलेशन मिस्टेक हो जाती है, ध्यान सुनना। सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ सोसाइटी वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज लिमिटेड, आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। नो मेंबर ऑफ द सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी, यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है तो, यानी अगर रजिस्टर्ड है तो शायद ये वाली लाइन नहीं अब काम करेगी आपके लिए। ये कब है, नो मेंबर ऑफ सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी, नो मेंबर ऑफ सोसाइटी, मेंबर ऑफ अ सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी का मेंबर, क्या कह रहे हैं, नो मेंबर, नो मतलब 9 नहीं, नो मतलब मेंबर नहीं होगा सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी। अगर आप रजिस्टर्ड सोसाइटी के मेंबर नहीं है तो कैन होल्ड सच पोर्शन ऑफ शेयर एज वुड एक्सीड अ मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसका 20% और द वैल्यू ऑफ द 1000, इसका मैक्सिमम आप होल्ड कर सकते हो अगर आप मेंबर हो किसी अनरजिस्टर्ड सोसाइटी के। तो सर हम रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं, ओके इसको स्टार लगा लेना। तो 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और वैल्यू कितनी बताइए, 1000, ओके।
ऑडिटर विल बी कंसर्न विद दिस प्रोविजन सो टू वॉच एनी ब्रीच रिलेटिंग टू द होल्डिंग ऑफ द शेयर्स। आपको ध्यान देना है कहीं ब्रीच ना हो जाए, ठीक है। ओके, नाउ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ लोन, कितना लोन ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, उसके बारे में बताइए। ओके, रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स, A registered society shall not make a loan to any person other than its member। पहली बात तो ये कि भाई तुम अपने मेंबर को ही लोन दे सकते हो, मेंबर के बाहर के जो लोग हैं, मतलब जो मेंबर नहीं है उसको आप लोन नहीं दे सकते। विद द स्पेशल सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, हाँ अगर रजिस्ट्रार तुमको स्पेशल परमिशन दे दे तो रजिस्टर्ड सोसाइटी में टेक अ लोन टू अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो आप एक रजिस्टर्ड सोसाइटी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी से लोन ले सकते हो अगर रजिस्ट्रार परमिट कर दे तो, ठीक है। और कर भी देते हैं एज पर द आपकी जान पहचान कैसी है, आपका रिकॉर्ड पास ट्रैक कैसा है। स्टेट गवर्नमेंट में फर्दर पुट सच रिस्ट्रिक्शन एज इट थिंक्स फिट ऑन लोन पावर सोसाइटी टू इट्स मेंबर और टू द सोसाइटी। कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो कंडीशंस को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, फर्दर कंडीशंस भी ऐड कर सकती है कि आप अपने मेंबर को अगर लोन दोगे तो किन किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें तीन बातें कौन सी पड़ी कि भैया सोसाइटी सिर्फ अपने मेंबर को देगी लोन, दूसरा एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को लोन दे सकती है अगर रजिस्ट्रार परमिशन दे दे तो, नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो और कंडीशन ऐड कर सकती है। ओके, नाउ रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग्स, ये हो गया ऑन लोन्स जब हम लोन दे रहे हैं। अगला है सर ऑन बोरोइंग्स कि हम जब बोरोइंग लेते हैं कि देते हैं, खुद सोचो, बैंक का चैप्टर पढ़ा था यार अभी तुमने। रजिस्टर्ड सोसाइटी में एक्सेप्ट लोन, आप लोन एक्सेप्ट कर सकते हो, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हो फ्रॉम इट्स मेंबर एंड अदर सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिट्स बाय बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। और किसी और से अगर कर सकते हो तो हमें लॉ को चेक करना पड़ेगा कि लॉ इसके बारे में क्या कहता है। ऑडिटर विल हैव एग्जामिन बायलॉज इन द रिस्पेक्ट सेक्शन 30। आपको बायलॉज मतलब उससे रिलेटेड जो लॉ है वो भी एक बार चेक करने होंगे कि इन्होंने पैसे कहाँ से जनरेट किए हैं, और अगर कहीं और से किया है तो उन्होंने बायलॉज को फॉलो किया कि नहीं किया। बायलॉज क्या होते हैं, ये तुम्हें बिजनेस लॉ के अंदर आपने लॉ सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा, ठीक। अब है सर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। दोस्तों अब हमारे पास जो टॉपिक है दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, कि आप अपने पैसों को किन फंड्स में लगा सकते हैं। ओके, तो एज पर सेक्शन 32, तो 32 याद नहीं रखना है, 17 जो था वो उतना इनफ है, ठीक है। सोसाइटी में इन्वेस्ट इन द फंड्स इन द फॉलोइंग, आप सेंट्रल या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनी ऑफ द सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, मतलब अगर आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर पैसे लगाते हैं चलेगा। इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स ऑफ एनी अदर सोसाइटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी की दूसरी सोसाइटी के अंदर भी पैसे लगाते हैं सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनी कोऑपरेटिव बैंक अदर देन सेंट्रल, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एज अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार, या फिर रजिस्ट्रार ने अप्रूव्ड किया कोऑपरेटिव बैंक को या फिर सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, तो आप उसके अंदर भी पैसे अपने लगा सकते हैं। आप मतलब आपकी जो सोसाइटी है वो उसमें पैसे फंड में लगा सकती है। इन अदर मनी परमिटेड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर आस्क एग्जाम में कहेगा कि बताओ कि किस फंड में पैसे लगने चाहिए, बताओ, एमसीक्यू या फिर केस बेस्ड स्टडी बन सकती है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, कहते हैं सेक्शन 33 स्टेट्स दैट अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड्स, आपको इतना पैसा ट्रांसफर करना ही करना पड़ेगा रिजर्व फंड्स में, और बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड और बोनस टू मेंबर। यानी जैसे आपका प्रॉफिट है 100 रुपीज़, तो कह रहे हैं डिविडेंड देने से पहले, बोनस देने से पहले इतना अमाउंट जो है वो आपको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या है, लेट्स सी, कंट्रीब्यूशन टू द चार्जेबल पर्पसेस लिखा है एज पर सेक्शन 34, रजिस्टर्ड सोसाइटी में विद द सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, यानी पूछ के बात करके कंट्रीब्यूट कर सकती है अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द कंपल्सरी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड्स ऑफ एनी चैरिटेबल पर्पस। एक ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि भैया बताओ हम ना 10% नहीं, वो पूछेगा कितनी चैरिटी कर सकते हैं। एक सोसाइटी ने 50% चैरिटी कर दी, 20% कर दी, कोरोना वायरस को देखा और 50% चैरिटी कर दी, कैन ही डू सो? आंसर है नो। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं सर? अगर कोई दूसरा लॉ नहीं कुछ कह रहा है,
ठीक है, तो 10% ही आप कर सकते हो। और कैसे सर? नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड्स और एनी चैरिटेबल पर्पस। तो सर ये जो रिजर्व फंड्स में था ट्रांसफर करना, लेट सपोज आपने 100 में से 20 जो है ट्रांसफर कर दिया, कितना आया? 80। अब 80 का जो 10% होगा दैट यू कैन बी कंट्रीब्यूट एज अ चैरिटी। ओके, इसके बाद अगला है सर इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड्स आउटसाइड द बिजनेस और यूटिलाइजेशन एज वर्किंग कैपिटल। कह रहे सम स्टेट एक्ट, सम इसने ये नहीं बोला कंपलसरी है, कुछ स्टेट एक्ट ऐसा करते। आपको ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जब वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री देने वाले तो उन्हें ये नहीं पता कि तुम कहाँ जाने वाले हो सकता है तुम पंजाब में काम करो, मुंबई में काम करो, दिल्ली में करो, हरियाणा में करो, ठीक है, कोच्चि में करो, कहाँ करो, आसाम में करो, वी डोंट नो। सो वो कह रहा है कि ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब तुम ऑडिट करने जाओ तो तुम्हारे साइड से दिक्कतें ना हो। Some of the state acts provide that a society may use the reserve funds in the business of the society as a working capital. वो अपने पैसे को यूज कर सकती है एज अ वर्किंग कैपिटल। कह रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड्स आउटसाइड द बिजनेस और यूटिलाइजेशन एज वर्किंग कैपिटल मे इन्वेस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एक्ट कुछ बोल रहा हो वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। मे बी यूज फॉर द सम पब्लिक पर्पजेज लाइक प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई खर्चा करना है, वहाँ भी आप इस रिजर्व फंड्स को यूज कर सकते हो। लिखा इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड्स। तो रिजर्व फंड्स आपने बनाए थे, कहाँ बनाए थे? 8th पॉइंट में। तो ये जो आपने बनाया था इसको आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? इन 3 जगह कर सकते हो। बिजनेस ऑफ द सोसाइटी एज अ वर्किंग कैपिटल, अगर आपको उस पैसे को वर्किंग कैपिटल की तरह यूज करना है, किसी की पेमेंट वगैरह करनी है, कुछ कंस्ट्रक्ट वगैरह कराना है, जो भी आप कर सकते हो। मे इन्वेस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ दैट। प्रोविजन ऑफ दैट क्या कहते हैं? वहाँ पैसे लगा सकते हो। मे बी यूज फॉर द सम पब्लिक पर्पजेज लाइक द प्रमोट दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी। ओके, अब आपका क्या काम है? आपका काम है कंप्लायंस विद द स्टेट एक्ट एंड रूल्स, कि आप एक्ट के और रूल्स की कंप्लायंस चेक करो कि ये सारी बातें हो रही है या नहीं हो रही है। 11th पॉइंट इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड्स आउटसाइड द बिजनेस और द यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। सम ऑफ द स्टेट एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी सोसाइटी शैल कंट्रीब्यूट एनुअली टुवर्ड्स एजुकेशन फंड्स और स्टेट फेडरल सोसाइटी एट एप्रोप्रिएट रेट, और कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड इज चार्ज ऑन द प्रॉफिट एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन। तो ये हेडिंग यहाँ पे गलत है, इसको कट कर दो। यहाँ पे लिखो चार्ज ऑन प्रॉफिट्स एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन, नॉट एन एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इसमें एक एमसीक्यू बनता है। क्या बनता है कि अगर आप एजुकेशन फंड में ट्रांसफर कर रहे हो, दिस इज अ चार्ज नॉट अ एप्रोप्रिएशन। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है एमसीक्यू पर्पस के लिए, केस बेस्ड स्टडी के लिए, कि अगर एजुकेशन फंड में पैसा आप अपना ट्रांसफर कर रहे हो तो दिस इज चार्ज ऑन प्रॉफिट नॉट अ एप्रोप्रिएशन। ये इनकम टैक्स में भी तुमने पढ़ रखा है सैलरी के हैंड में, कि एक बंदा है सैलरी मिलने से पहले ही बोल रहा है कि सर मेरे को नहीं पता आप ये पैसा कहाँ लगाएंगे, आप लगा दो। और एक होता है कि सर मुझे पैसा मिल गया, सर ये मेरी सैलरी में से 5000 रुपीज़ लो और इसको कहीं पे दे देना। सैलरी हेड सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन में आपने पढ़ा था। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब सर आते हैं स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट। ऑडिट के समय कौन कौन से स्पेशल फीचर्स तुम ध्यान रखोगे? तो इन्होंने ये रिवीजन पर्पस के लिए आपके यहाँ पे डाला हुआ है, आप ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। इंस्पायर्ड बाय द ICI। ठीक है, ICI से रेफर किया है मैंने। और मैं कोई भी चीज़ नहीं चाहता, जैसे कुछ लोग ना शॉर्टकट करते हैं कि भाई कम में ऐसा पढ़ा दो, ऐसा नहीं। देखो यार, एक चीज़ समझो, कोई भी चीज़ होगी 100% लेवल पे ही होगी। शॉर्टकट करोगे रिजल्ट भी शॉर्टकट वाला ही आएगा। तुम्हारी मेहनत पूरी नहीं है, रिजल्ट पूरा नहीं आएगा। मैं चाहता तो समराइज नोट्स इसके बना देता, लेकिन समराइज नोट्स इस चैप्टर में काम नहीं आएंगे। यहाँ पे हमें फुल स्टडी ही काम आएगी, इसलिए मैं पूरा चैप्टर ये और आपका चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, उसमें बुक ही 100% यूज़ करने वाला, ताकि मुझे अपनी तरफ से श्योरिटी रहे। देखो यार, रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं, लेकिन कर्म तो मेरे हाथ में है ना, कर्म 100% दूंगा ताकि भगवान मजबूर हो जाए रिजल्ट 100% देने के लिए। इसलिए मैं जब कहता हूँ ना कि गुरु की सेवा करो, मैंने कहा गुरु दक्षिणा के तौर पे एक लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। तुम लिखते नहीं हो, लिखा करो। 2 टाइप के गुरु होते हैं, जिन्होंने सच में स्नेह और प्यार तुम पे लुटाना है, और एक कंट्रीब्यूशन वाले। कंट्रीब्यूशन वाले तो भाई बिजनेस मार्केटिंग वाले अलग होते हैं। दिल से जो सेवा कर रहे हैं ना, उसका आशीर्वाद जरूर लो। ठीक है, वो आशीर्वाद ना तुम्हारे उन समस्याओं से, उन प्रॉब्लम से ऊपर उठा देगा जो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाते। चलो छोड़ो, आ जाते हैं धर्म प्रवचन बाद में, आ जाओ। नाउ सर, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेब्ट्स। एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेब्ट्स, आपका काम क्या है? अब यहाँ पे बोला जा रहा है ऑडिटर भैया आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ओवरड्यू डेब्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर,
and more than 5 year will have be classified and shall have to be reported by an auditor. कि जो भी डेप्ट ओवरड्यू हो रहा है यू शुड बी रिपोर्ट द ओवरड्यू डेप्ट. एक क्लासिफिकेशन बनाओ 6 मंथ से ऊपर बट लेस देन 5 ईयर. 5 ईयर को भी क्रॉस कर गया तो इन सब का आप एक लिस्ट बनाओ ऑडिटर भैया कि ये पैसे क्यों नहीं आ रहे, क्या दिक्कत आ रही है. चेक. अ फर्दर एनालिसिस ऑफ दीज ओवरड्यू डेप्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द चांसेस ऑफ रिकवरी विल हैव टू बी मेड. क्या ऐसे कोई चांसेस है कि इनके पैसे मिल जाएंगे एंड दे विल हैव टू बी क्लासिफाइड एज गुड और बैड. और फिर आप क्लासीफाई करोगे कि ये अच्छे डेप्ट है या बैड डेप्ट है. Okay, now auditor will have to ascertain whether proper provision for doubtful debts are made, whether the same it's satisfactory. क्या आपको लग रहा है कि पैसे नहीं मिलेंगे तो प्रोविजन बनाओ डाउटफुल डेप्ट का, और अगर बनाया गया है तो क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है, नहीं बनाया गया तो सेटिस्फैक्ट्री आपको प्रोविजन बनाना चाहिए. ओके, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1. एज एन ऑडिटर आप वहां जाके क्या करोगे, राइट. अब आपको ओवरड्यू इंटरेस्ट चेक करना है. ओवरड्यू इंटरेस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड एक्रू ड्यू वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट. मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें क्या करना है, ओवरड्यू इंटरेस्ट चेक करना है, कैलकुलेट करना है कि भैया ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हो रहा है तो आप इसकी कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो. नाउ सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेप्ट्स. बैड डेप्ट्स आर इररिवोकेबल लॉसेस बिफोर राइटिंग ऑफ अगेंस्ट बैड डेप्ट फंड्स. हम क्या कह रहे हैं भाई, अभी तक तो हमने लिस्ट बनाई थी, ऊपर में क्या कहता है लिस्ट बनाई थी. इस लिस्ट से चेक करो कि क्या बैड डेप्ट जो है क्या वो इररिवोकेबल है, मतलब आप उसे कभी कलेक्ट ही नहीं कर सकते. Reserve funds etc. should be certified as the bad debts or irreparable losses by the auditor where the law so requires. जहाँ भी लॉ की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आप इसे बैड डेप्ट डिक्लेयर करोगे. Where no such requirement exists, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैनेजिंग कमेटी must authorize the written off. तो मैनेजिंग कमेटी से बात करो, उनसे बोलो कि भैया जब ये पैसे मिलने वाले नहीं है, 5 साल 10 साल हो गए, तो राइट ऑफ करो, खत्म करो. बैलेंस शीट क्यों गंदी दिखा रहे हो, जिस चीज़ की वैल्यू है ही नहीं उस चीज़ की वैल्यू क्यों शो कर रहे हो बैलेंस शीट में. ओके, उसका तो वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी. अच्छा, तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम बैलेंस शीट ही डिस्कस कर रहे हो. हाँ सर, अब तक हमने क्या क्या बात की. ऑडिटर का काम था बैड डेप्ट चेक करना, इंटरेस्ट ड्यू चेक करना, उसके बाद बैड डेप्ट सर्टिफाई करना कि अगर ये सच में हो गया तो इसको बाहर करो. लॉ नहीं कहता तो आप कमेटी से बात करो. ठीक है सर. वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी क्या क्या चेक करोगे तुम. सर ये वाले तो मेरे को ईजी लग रहे हैं क्योंकि ये तो हम इस चैप्टर में शुरू से करते आए. वेरी गुड. Regarding valuation of assets, there is no specific provision under this act. Such a due regarded shall be had to the general principles of accounting and auditing conventions and standard adopted. कह रहे regarding valuation of asset, कह रहे कि वैल्यूएशन से रिगार्डिंग कोई भी स्पेसिफिक लॉ यहाँ पे नहीं है. तो तुम अपना जो सीख के आए हो अब तक एज अ CA कबीर सिंह बन के, जो तुमने मेरे से सीखा एज अ टीचर, मैंने जो भी तुम्हें सिखाया वो सारी बातें यहाँ पे अप्लाई करो. ऑडिटर विल हैव टू असर्टेन करना है सर एग्जिस्टेंस, वो असेट है कि नहीं. ऑनरशिप, तुम उसके मालिक हो कि नहीं. वैल्यूएशन ऑफ द असेट, यानी वो जो असेट की वैल्यू दिख रही है 50 लाख, वो सच में 50 लाख की वैल्यू आज की डेट में है कि नहीं बैलेंस शीट में. फिक्स असेट शुड बी वैल्यूड एट द कॉस्ट लेस एडिक्वेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. मान लो बिल्डिंग है, लैंड पे तो नहीं होगा लेकिन बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा. 10 साल से तुम यूज कर रहे हो, कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं हुआ. ऐसा क्यों. ES 10 इज कंपल्सरी, डेप्रिसिएशन इज कंपल्सरी. लगाओ ना भाई. नाउ द इंसिडेंटल एक्सपेंस इकर्ड इन द एक्विजिशन. मान लो एक्विजिशन के समय कोई स्पेशल एक्सपेंडिचर आपने किया, जिसे आप कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या वो एड ऑन हुआ या नहीं हुआ. द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ असेट शुड बी प्रॉपर्ली कैपिटलाइज्ड. कोई भी ऐसा खर्चा है तो उसको कैपिटलाइज हुआ कि नहीं हुआ. मतलब ES 10 की बात कर रहा है वो, तुमसे क्या कह रहे हैं ES 10. ओके, करंट एसेट्स बी वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर. तो ये ES 2 की बात कर रहा है. अब ये मत बोलना ES 10 क्या है ES 2 क्या है हमें नहीं पता, हम तो पहली बार जिंदगी में ऑडिट पढ़ रहे हैं. भाई पहली बार जिंदगी में ऑडिट पढ़ रहे हो तो मैंने चैप्टर 1 में ही तुम्हें बताया था कि ऑडिट इज द सब्जेक्ट वेयर वी नीड टू यूज कंप्लायंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, हमें कॉस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, हमें लॉ की जरूरत पड़ेगी, हमें टैक्सेशन की जरूरत पड़ेगी, हमें FM की जरूरत पड़ेगी, हमें SM की जरूरत पड़ेगी, हमें सबकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, सो आई एम एज्यूमिंग दैट तुम्हें ये आता है. नाउ रिगार्डिंग लायबिलिटीज, ऑडिटर शुड सी दैट ऑल नोन लाइबिलिटीज आर ब्रॉट इनटू द अकाउंट. कि ऐसी तो नहीं है कि पीरियड की कोई लाइबिलिटी और आपने डिस्क्लोज ना की हो, राइट. एंड द कंटीजेंट लाइबिलिटी आर स्टेटेड बाय द वे ऑफ नोट. और कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है तो उसको नोट के तौर पे आपको दिखाना है. तो ये कौन सा हो गया सर, ES 29. ठीक है, एंड ES 4. सर ये रेफरेंस क्यों दे रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्लिक होगा तो तुम वो वाला ES रिकॉल करके फिर यहाँ पे लगाओगे. जब तुम अगली बार जब चैप्टर पढ़ोगे खुद से तो ES 4 ES 29 याद करना कि सर ने वहाँ पे ये बातें बोली थी. ओके, नाउ अदरवाइज टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ और बातें भी तुम्हें बता देते हैं. बताओ सर. ऑडिटर विल हैव टू असर्टेन हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट्स
फॉर विच द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप हैव बीन अचीव्ड। मतलब तुम एग्जाम्पल लेते हो, 4 बच्चे एक साथ बैठे, जैसे तुम ही हो, बोलते हो सर हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, घर वालों से पढ़ने जा रहे हैं, और वहाँ क्या हो रहा है, दोस्त की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, धन गुरु नानक, तुम्हारा पर्पस ही तुम भूल गए। तो कह रहे 4 लोग जब बैठे हैं, सोसाइटी बनाई है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट था वो फुलफिल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब तुम्हारा जो गोल था, तुम्हारा जो मिशन था, वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना एसएम आएगा, देखो एसएम आ गया। तो ये कह रहा है कि गोल शुड बी अचीव्ड और नॉट, गोल शुड बी अचीव्ड और नॉट, मतलब जिस पर्पस के लिए तुमने बनाया था वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। असेसमेंट इट इज नॉट नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। भाई हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे कि तुम प्रॉफिट कमाओ, बट हम बाकी चीज़ों की भी बात कर रहे हैं। बट इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स टू द मेंबर्स, कि भैया हमारे मेंबर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए था, तो वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हु हैव फॉर्म द सोसाइटी, जिन लोगों ने सोसाइटी को बनाया था उन्होंने सोचा था हर मेंबर का फायदा होगा, तो क्या हर मेंबर का फायदा हो रहा है? लेट्स चेक दिस नाउ। व्हाइल ऑडिटिंग एक्सपेंसेस, जब तुम खर्चों को चेक करोगे, ऑडिटर शुड सी दैट दे आर इकोनॉमिकली इनकर्ड, क्या वो सच में खर्चे हुए हैं या सिर्फ बुक में एंट्री पास हुई है। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ फंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मेहनत की कमाई है, वो गरीब इन द सेंस किसानों की कमाई है। गरीब इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन्होंने अपना पसीना बहाया, धूप में खड़े होकर अनाज बनाए हैं, वीट बनाया, राइस बनाया, उनकी कमाई है। ऐसा तो नहीं हो रहा वो पैसा मतलब कि मिसयूज हो रहा हो। प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट शुड बी फॉलोड फॉर द पर्पस, तो आप प्रोप्राइटरी ऑडिट का प्रिंसिपल यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा है, चैप्टर 1 ऑफ ऑडिट। अच्छा, हमने कितने चैप्टर कर लिए आपको याद है? चैप्टर 1 कर लिया, 11 कर लिया, 10 कर लिया, ये 9 चल रहा है, 9 के बाद हमारा रहेगा 5। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, अगर तुमने ये चैप्टर कर लिए ना, तुम 50 to 60 ईजिली मजाक में पास करके आ जाओगे। तो इन 5 चैप्टर के ऊपर फुल कमांड तुम्हारी होनी चाहिए। लिटरली बोल रहा हूँ, ये 5 चैप्टर आपके ब्रह्मास्त्र है ऑडिट सब्जेक्ट के, ये आपके 60% सिलेबस को होल्ड करते हैं, सिर्फ ये 5 चैप्टर। सो प्लीज़ गिव फुल कमांड ऑन दिस 5 चैप्टर। और आप मेरे साथ अगर लेक्चर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, वरना दोस्तों को ये प्लेलिस्ट जाएंगे ना तो प्लेलिस्ट दिखेगी, प्लेलिस्ट पूरी यूट्यूब की शेयर कर देना, बोल देना भाई ये 5 चैप्टर कर ले भाई, पास हो जाएगा यार प्लीज़। नाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। अभी क्या था, आपने अदरेंस टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, मतलब तुमने उनके सिद्धांतों के ऊपर बात की थी, अब तुम ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करोगे। क्या? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू पॉइंट आउट infringement with the provision of cooperative society act rules and bylaw. Financial implications of such infringement should be properly assessed. आपको infringement जो भी benefits दिए जा रहे हैं उसके ऊपर बात करनी है कि भैया वो as per the law है कि नहीं है। अब मान बोला था चैरिटी 10% से ज़्यादा नहीं हुई, तुमने 20% कर दी, कैसे कर दी? पहले बोला था रिजर्व फंड में जाएगा, फिर बोनस मिलेगा, फिर डिविडेंड मिलेगा, तुमने वो सीक्वेंस फॉलो किया कि नहीं किया? चेक दिस. Now should be auditor and should be reported. Some state acts contain restrictions on the payment of dividends which should noted by the auditor. वहाँ पे बोल रखा है भाई डिविडेंड हम 5% से ज़्यादा नहीं देंगे, उस एक्ट ने बोल रखा है, लाइक सपोज महाराष्ट्र एक्ट ने बोल रखा है भाई 5% से ज़्यादा हम डिविडेंड नहीं देंगे, और तुम कितना दे रहे हो? 8%. सर हाउ दिस इज पॉसिबल एंड वाई यू डूइंग दिस? किससे पूछे क्या आपने? राइट नाउ अगला है सर वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर एंड एग्जामिनेशन ऑफ देयर पासबुक। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? मेंबर्स के रजिस्टर को चेक कर रहे हैं कि जो मेंबर है वो सच में मेंबर है या बस टाइम पास का मेंबर है। ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज इन द मेंबर्स पासबुक रिगार्डिंग द लोन गिवन, उनको कितना लोन दिया गया है हम ये चेक कर रहे हैं। एंड इट्स रीपेमेंट, और वो अपने पैसे जो लिए वो वापस करते भी है कि नहीं करते हैं। मान लो तुम पैसे उनको दिए जा रहे हो और वो तुम्हें रिटर्न ही नहीं कर रहे, ना तो तुम उनका डिविडेंड रोक रहे हो, ना तो उनका बोनस रोक रहे हो, उनको पैसे अपनी साइड से और दिए जा रहे हो, तो कह रहे थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों? पैसे रिकवरी कब होंगे? नाउ एंड कंफर्मेशन ऑफ लोन्स बैलेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अश्योर दैट द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर फ्री फ्रॉम द मैनिपुलेशन, कि उसमें कोई भी चीटिंग नहीं हुई है। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट है। नाउ स्पेशल रिपोर्ट, देखो टोटल 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स हम आ चुके हैं। 8th है स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स भी देनी पड़ सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट if auditor notices that there are some serious irregulations, क्या है? कुछ serious irregulations हैं in working of the society, he may report this special matters to the registrar। ये किसको बताएगा? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार और रिसीप्ट ऑफ सच स्पेशल रिपोर्ट, जब रजिस्ट्रार को ये रिपोर्ट मिलेगी, और ये रिपोर्ट किसने दी? ऑडिटर ने दी। मे टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द सोसाइटी, वो चाहे तो कुछ नेसेसरी एक्शंस ले सकता है। सर्कमस्टांस इन विच स्पेशल रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, तो सर ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे स्पेशल रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मिसमैनेजमेंट हो रहा है,
तो आप इसे बोल सकते हो PDMI, PDMI, पर्सनल प्रॉफिटिंग बाय मेंबर्स, मतलब आपस का ही फायदा देख रहे हो। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हर एक मेंबर का फायदा होना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, अपना खुद का फायदा देख रहे हो, सोसाइटी का फायदा भूल गए हो। और मैनेजिंग कमेटी इन ट्रांजैक्शंस ऑफ द सोसाइटी व्हिच आर अल्टीमेटली डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। हमने किस लिए बनाई था कि पुलिंग टुगेदर, सब एक साथ आए और सबका फायदा हो, लेकिन तुम यहाँ अपना फायदा देख रहे हो, बस गलत बात है। स्पेशल रिपोर्ट जाएगी किसके पास जाएगी, रजिस्ट्रार के पास। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस, तुम खर्चे कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, स्टोर्स इन द सोसाइटी, ये क्या है सर, इसमें फ्रॉड है। कैसा फ्रॉड है, वो चीज़ मार्केट में हमें 10 रुपए की मिल सकती है, तुमने अपने चाचा की दुकान से खरीदी 50 रुपीज़ की, 40 रुपीज़ तुम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। वाई? तो मैं तो बताऊंगा रजिस्ट्रार को, वो कहता अब तो मैं तो बताऊंगा। तो अब ऑडिटर जो है CA कबीर सिंह रजिस्ट्रार को ये बातें बताएगा। मिसमैनेजमेंट, मतलब जिनको मैनेजमेंट सौंपी गई है वो उसके साथ मिसयूज कर रहे हैं। इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, disproportionate advances to vested interest groups such as relatives of the management, वो अपने रिलेटिव्स का फायदा करवा रहे हैं। तो ये PDMI है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछने के चांसेस अच्छे खासे। मैं भी तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा। नो ऑडिट क्लासिफिकेशंस ऑफ सोसाइटी आफ्टर जजमेंट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सोसाइटी, आपने सब कुछ देख लिया, यानी फ्रॉम आफ्टर 1 to 8, मतलब तुमने ये सब कुछ चेक कर लिया है। परफॉर्मेंस ऑफ सोसाइटी, ऑडिटर हैज टू अवॉर्ड अ क्लास ऑफ द सोसाइटी, तुम इसको एक क्लास सेट करोगे। दिस जजमेंट इज टू बी यूज ऑन द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार, और ये तुम नहीं कर रहे, ये रजिस्ट्रार ने तुम्हें बोला था इसको एक क्लास दो, सो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा क्या। इफ मैनेजमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड अवॉर्ड ऑफ द ऑडिट क्लास, अगर मानो ऑडिटर ने जो क्लास दी सोसाइटी को और सोसाइटी उससे खुश नहीं है, द मैनेजमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड अवॉर्ड ऑफ द ऑडिट क्लास, इट कैन मेक एन अपील टू द रजिस्ट्रार, वो अपील कर सकते हैं कि सर इन्होंने हमें C+ बोला है, लेकिन कम से कम B+ तो हमें मिलना चाहिए था, सर इन्होंने हमारी कैटेगरी डाउन कर दी, तो वो अपील कर सकते हैं। एंड द रजिस्ट्रार में डायरेक्ट टू रिव्यू द ऑडिट क्लासिफिकेशन, वो कहेगा भाई जरा बताना तुमने ऐसा क्यों किया, या फिर एक बार दोबारा से रिव्यू करो, कोई गलती तो नहीं हुई। ऑडिटर शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन अबाउट द क्लास ऑफ द सोसाइटी, तो आप जब भी क्लास डिसाइड करोगे, जैसे A+ या B+, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो तुम ये डिसाइड करना कि तुम क्या बोल रहे हो, बहुत केयरफुल रहना है। साफ साफ लिखा है भैया केयरफुल होके, वरना बंदूकें चल जाएंगी तुम्हारे ऊपर, तुमने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की तो। नाउ डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द मैनेजिंग कमेटी, लास्ट पॉइंट है, ऑन कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट ऑडिटर शुड आस्क द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की सेक्रेटरी से बात करेगा, टू कन्वे अ मीटिंग ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, कि भाई सबको बुला लो, मैं बातचीत कर लूँ, टू डिस्कस द ड्राफ्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि मैंने आपके बारे में क्या सोचा समझा है और जाना है। ऑडिट रिपोर्ट शुड नेवर बी फाइनलाइज विदाउट डिस्कसिंग द मैनेजिंग कमेटी, तो ये एक स्टार वाली लाइन हो गई कि बिना फाइनलाइज किए और डिस्कशन किए आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, आगे है सर ऑडिट इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब यहाँ पे मान के चलो कंपनी ऑडिट पढ़ने जा रहे हो आप, लेकिन कंपनी ऑडिट की जगह कंपनी ऑडिट नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। बस इतना याद रखो, तुम्हारा टॉपिक अपने आप ही चलता चला जाएगा और तुम्हें याद होता जाएगा। ये भी टॉपिक लंबा ही है सर, सारा आज ही कराओगे, क्या करूँ भाई मजबूरी है, कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत लग रही है, कर लेते हैं। ऑडिट इंक्वायरी सर थ्योरी बहुत ज़्यादा हो गई है, चलो तुम्हारे लिए कर लेते हैं, नहीं छोड़ रहे, जाओ, नहीं छोड़ेंगे। पता है क्या, छोड़ने पे क्या होता है ना, छूट जाती है चीज़ें, कर लो, एक प्रेशर में कर लो, एक मोमेंट पे कर लो, अभी के अभी कर लो, आपको क्या याद रहेगा कि हाँ भैया लेक्चर नंबर ये वाला जो है सर ने दिया है, आई थिंक 4 है शायद, हाँ 3rd या 4th है। तो अब इसमें क्या है, एक मोमेंट में तुम्हें ये टॉपिक करना है, जब भी करना है, ये लेक्चर डबल स्पीड में देखो, एक ही मोमेंट में करना है, ये मोमेंट नहीं जाना चाहिए, मोमेंट चला गया एनर्जी चली जाएगी, डे चला जाएगा, टाइम चला जाएगा, मूवमेंट को फॉलो करो। ऑडिट इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ मल्टी स्टेट, तो आप सर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर लो सर, एवरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल कीप बुक्स ऑफ अकाउंट, मनी रिसीव्ड आर एक्सपेंडेड, जहाँ से पैसा आया और जहाँ पैसा खर्च हुआ, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स और असेट्स एंड लायबिलिटी। डी है इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी engage in the production, processing and manufacturing,
particulars relating to the utilization of material or labor of other term of cost specified by laws। वो कह रहा है कि भैया अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग केस में लेबर वगैरह कहाँ से आ रहा है, मटेरियल क्या आ रहा है, कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। ओके, नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ द गुड्स, असेट्स एंड लायबिलिटी, और अगर आप प्रोडक्शन में है तो प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स और बुक्स मेंटेन करोगे, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल और लेबर कहाँ हो रहा है रिलेवेंट आइटम का। अब आगे बढ़ते हैं सर, ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या क्या ध्यान रखोगे? तो सर ये मैं अगेन बता रहा हूँ, आपने अगर कंपनी ऑडिट पढ़ा है, राइट, यहाँ पे मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, अब तक जो था स्लो स्पीड थी, अब स्पीड ज़्यादा होने वाली है। तो कंपनी ऑडिट को इन्होंने फुल अडॉप्ट किया है, और यहाँ पे क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अब ये उसी को हम करने जा रहे हैं, लेकिन कंपनी एक्ट के एंगल को फॉलो करते हुए हमारा टाइम बच जाएगा। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, एक ऑडिटर कौन होना चाहिए, सेक्शन याद रखना है? बिल्कुल नहीं, सेक्शन 17 को याद रखा है, दैट्स इट। अ पर्सन हु इज अ सीए कैन ओनली बी अपॉइंटेड एज ऑन ऑडिटर, ठीक है, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलोइंग पर्सन्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड। तो ये चीज़ें तुमने कंपनी ऑडिट में भी पढ़ रखी है। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, क्यों? अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगी और सीए ने कोई घपला कर दिया 5 करोड़ का, और उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 2 करोड़ तक की है, तो वो 5 करोड़ बियर ही नहीं करेगा। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी केस, वो कह देगा भाई गलती तो कंपनी की है, मेरी तो है ही नहीं, तो इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। ऑफिस एम्प्लॉई हो तो मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशन सोसाइटी, पार्टनर्स ऑफ एम्प्लॉई, ऑफिस एम्प्लॉई। सर क्यों? क्योंकि ये अपनी सोसाइटी का बेनिफिट देखेंगे, ये सच बाहर नहीं आने देंगे। नाउ पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू मल्टी स्टेट, भाई तुमने पहले ही पैसा ज़्यादा ले रखा है, अमाउंट एक्सीडिंग 1000, तुमने 5 लाख रुपीज़ लोन ले रखे हैं। अब जिस बंदे ने 5 लाख ले रखे हैं, क्या वो सच बोल पाएगा? अगर बोलेगा तो कहेगा भाई पैसे निकाल हमारे, प्रेशर, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ओके। तो एक सीए है वही ऑडिटर हो सकता है, ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर कौन करेगा सर? फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ, लेट सपोज आपका रजिस्ट्रेशन हुआ 14 फेब को, तो आपको विद इन 1 मंथ यानी 14 मार्च तक अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है, फर्स्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके। नाउ इफ बोर्ड डायरेक्टर फेल्स, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए तो सोसाइटी खुद से, सोसाइटी में मेक अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग जो भी आएगी उसमें सोसाइटी खुद से अपॉइंट कर लेगी। इफ ऑडिटर सो अपॉइंटेड होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। सर ये बिल्कुल कंपनी ऑडिट नहीं लग रहा? बिल्कुल वही है, आपने कंपनी लॉ में जो पढ़ा है बिल्कुल वही है। इन्होंने कहा कि अगर ऑडिटर जो है अपॉइंटमेंट करेगा अपने फर्स्ट एजीएम तक, सब्सिक्वेंट ऑडिटर आर अपॉइंटेड इन ईच एजीएम, और हर एजीएम में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन होगा ये डिसाइड किया जाएगा। ऑडिटर्स अपॉइंटेड होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। आपको कब तक होल्ड करना है? नेक्स्ट एजीएम तक आप होल्ड करोगे ऑफिस। तो ये इंपॉर्टेंट तो है सर, और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आपने कंपनी एक्ट पढ़ रखा है, कंपनी लॉ में मीटिंग वाला चैप्टर पढ़ रखा है, राइट, और ऑडिटर वाला टॉपिक पढ़ रखा है, तो ये बहुत ईजी जा रहा होगा। और नहीं पढ़ रखा तो एक बार उसे पढ़ लेना, फिर ये ईजी जाएगा, ठीक। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, तो 100% सेम एज कंपनी एक्ट, ठीक है। राइट और एक्सेस ऑल टाइम्स ऑफ, आप सारी बुक चेक कर सकते हैं, अकाउंट एंड वाउचर्स चेक कर सकते हैं, वेल केप्ट एट द हेड ऑफिस और एल्सवेयर। अगर वो हेड ऑफिस में रखा है तो भी चेक कर सकते हैं, ब्रांच में रखा है तो भी चेक कर सकते हैं। तो सर ये तो बिल्कुल है कंपनी ऑडिट वाला, बिल्कुल। नाउ रिक्वायर फ्रॉम द ऑफिसर और अदर एम्प्लॉई सच इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज द ऑडिटर में थिंक नेसेसरी। अगर उसको लगता है कि ये वाली बात मेरे को पता होनी चाहिए, तो आप उस बंदे को बुला के, भाई तूने अकाउंट मेंटेन किया था ना, जरा मेरे को इसका डिस्क्लोजर दे, तो उसे देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता आपको, ठीक है। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या क्या बताएगा, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। बाकी तो तुम खुद से बना के लिख सकते हो, अगर तुमने कंपनी ऑडिट पढ़ा है तो यहाँ पे नहीं लिख पाओगे। वेदर लोन एडवांस मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड। अब आपने किसी को लोन दे दिया 5 लाख का, आपके पास उसके पास कोई सिक्योरिटी है? सर कोई सिक्योरिटी, तो बिना सिक्योरिटी के तुमने लोन कैसे दिया? बैंक ऑडिट पढ़ के आए हो ना, बिना सिक्योरिटी का लोन कैसे दिया? एंड वेदर द टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और इट्स मेंबर। और जो भी टर्म पे तुमने दिया लोन कि भाई चल ठीक है, तो हर महीने ना 2000 की ईएमआई दे दीजिए, भाई 2000 अगर लोगे तो 5 लाख का लोन लेने में तो 6 ईयर बीत जाएंगे, तो 6 ईयर तक हम पैसे लेते रहेंगे क्या? अच्छा इंटरेस्ट रेट क्या है सर? नॉर्मली तो 10% होना चाहिए, तुमने उसे 5% पे कैसे दे दिया? तो कोई भी ऐसी टर्म कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो मेंबर्स को या सोसाइटी को हार्म करती है। अगला सर, वेदर ट्रांजेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय बुक्स एंट्री और नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन जस्ट फेक हो,
फेक ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई तुमने खर्चे दिखा दिए इसलिए दिखा दिए कि इनकम कम होगी, नहीं, वो खर्चे एक्चुअल और जेन्युइन होने चाहिए। नाउ वेदर पर्सनल एक्सपेंस हैव बीन चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट, ऐसा तो नहीं सोसाइटी के जो पर्सनल एक्सपेंस है वो रेवेन्यू अकाउंट में जा रहे हैं, नहीं, पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग होते हैं, वो रेवेन्यू नहीं होते, तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें बस वही खर्चा आएगा जो सोसाइटी का है। नाउ वेदर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड पेपर्स दैट एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, वेदर कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड, अगर कोई शेयर दिया गया है, ठीक है, तो पेपर पे दे दिया आपने, तो वो कैश आया भी है, कहाँ है वो कैश। नाउ रिस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट इफ नो कैश हैज बीन एक्चुअली बी रिसीव्ड, अगर पैसा मिला ही नहीं है, वेदर द पोजीशन एज स्टेटेड इन द अकाउंट्स ऑफ बुक्स एंड बैलेंस शीट इज करेक्ट, अगर ये मिला ही नहीं है पैसा और तुमने फेक एंट्री क्रिएट की है कैश मिलने की और वो कैश में है ही नहीं, तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि तुम्हारा अकाउंटिंग सिस्टम ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो ऑडिटर भैया अपने ऑडिट के दौरान ध्यान रखेंगे। स्टार लगा लेना, अच्छा है, राइट। अब आप मेकिंग रिपोर्ट कर रहे हो, ऑडिटर शेल मेक द रिपोर्ट ऑन द मेंबर्स ऑन, उसने क्या, अब वो रिपोर्ट दे रहा है, रिपोर्ट बना रहा है, क्या क्या बातें याद रखेगा, किसको दे रहा है सर, मेंबर को। अकाउंटिंग क्या क्या एग्जाम किया उसने, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या बता रहे हो आप, अदर डॉक्यूमेंट जो भी जरूरत पड़ी थी, एनेक्स किया था आपने बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या था वो बताओ, विच आर लेड बिफोर सोसाइटी इन जनरल मीटिंग, ठीक है। तो रिपोर्ट शैल स्टेट वेदर इन हिज ओपिनियन एंड द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट ओपिनियन देने जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम, जो भी उसको एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड हुई ड्यूरिंग द ऑडिट। सेड अकाउंट्स गिवन द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय दिस एक्ट मैनर्स रिक्वायर्ड एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और ये कैसा होना चाहिए कि भैया जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। पहला, इन केस ऑफ बैलेंस शीट स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर। ओके, ऑडिटर शैल स्टेट, क्या क्या बताएगा, whether he has obtained all information and explanation which is to the best of knowledge and belief were necessary for the purpose of audit, क्या ऑडिट के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है या इन्फॉर्मेशन थी क्या तुम्हें मिली, बेस्ट है, ओके। वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन केप्ट, आपने सही से सारे अकाउंट बनाए थे, सो फॉर एज अपीयर फ्रॉम हिज एग्जामिनेशन एंड प्रॉपर रिटर्न हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय हिम, वो वहाँ पे गया भी नहीं, उसने बस बुक्स मंगवाई थी, तो क्या बुक्स आई तुम्हारे पास, okay, whether report on accounts of any branch audited by person other than auditor has been forwarded to him and how he has dealt with the same in the preparing of the audit report। मान लो ब्रांच का ऑडिट कोई और कर रहा था, तो तुमने जो इन्फॉर्मेशन मंगाई, तुमने उससे कैसे बात की, उसने तुम्हें कैसे सपोर्ट किया, क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली, ओके। वेदर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एंगेजमेंट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न, कि जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बना है वो इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न ऐसे ही बननी चाहिए थी, क्या वो वैसे ही बनी है जैसे वो एक्चुअल में बननी चाहिए थी, ओके, ठीक है सर। नाउ पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर स्पेशल ऑडिट, क्या पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट में पास एन ऑर्डर एनी टाइम फॉर स्पेशल ऑडिट इफ दे आर इन ओपिनियन दैट, उसे अगर लगता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो स्पेशल ऑडिट कभी भी करवा सकते हैं। क्या है सर ये पॉइंट, जरा इससे पढ़िए, अफेयर्स नॉट मैनेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा काम नहीं हुआ, अफेयर्स आर नॉट मैनेज्ड, तो यहाँ हो गया ए, मैनेज्ड एज इट वुड कॉज इंजरी टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे आप लिखोगे आई। फाइनेंशियल पोजीशन इज सच एज वुड इंडेंजर इट्स इंसॉल्वेंसी, भैया ऐसा काम हो रहा है AIF कि भैया खतरा है हमें कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है। अफेयर्स आर नॉट बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस with the cooperative principles, prudent commercial practice or with the sound business principles. Second, society has been managed in a manners like to cause serious injury or damage to the interests of the trade industry. Financial position in such as endanger solvency to the society. अगर ये केसेस लगते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि भैया हमें स्पेशल ऑडिट करवाना पड़ेगा। स्पेशल ऑडिटर कौन हो सकता है, तो स्पेशल ऑडिटर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। शेयर होल्डिंग रिस्ट्रिक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट सेल ऑर्डर फॉर स्पेशल ऑडिट ओनली इफ द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आइदर बाय इटसेल्फ और बोथ होल्ड मोर देन 50% ऑफ द PUSC इन सच सोसाइटी। नाउ पावर एंड ड्यूटीज सेम एज कवर्ड सेक्शन 73, जो वहाँ पावर एंड ड्यूटीज थी वही यहाँ भी पावर ड्यूटीज तुम्हें मिलेगी। एक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑडिटर, ऑन रिसीप्ट
ऑफ रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑडिटर, और स्पेशल ऑडिटर से तुम्हें रिपोर्ट मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक सच एक्शन एज कंसीडर नेसेसरी, उसको जो अब ठीक लगेगा रिपोर्ट मिलने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है। हाउएवर इफ नो एक्शन टेकन विद इन 4 months, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 महीनों में कोई भी इसको जरा मार्क कर लेना, ठीक है, 4 महीनों में कोई भी एक्शन नहीं लिया, डेट ऑफ रिसिप्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट सेल सेंड टू द सोसाइटी either a copy or relevant extract from report with his comment thereon, require it either to circulate the copy or those extract to members or to have such copy extract read before society as a net AGM। वो कह रहा है भैया अगर तुमने कोई एक्शन लिया तो हमें बता दो क्या कमियां थी, क्या दिक्कत थी, ताकि आने वाले AGM में हम डिस्कशन करके उसको सुधार सकें। Now expenses pertaining to the special audit. Expenses of special audit shall be determined by the central government, which determination shall be final and paid by the society। कि भैया कौन बताएगा ये खर्चा, ये बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उस खर्चे को बताएगा, और पे कौन करेगा, सोसाइटी, ठीक है। नाउ इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार, इंक्वायरी सर्कमस्टांस व्हेन इंक्वायरी में बी होल्ड और ऑर्डर्ड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इंक्वायरी के लिए बोल सकती है या ऑर्डर कर सकती है कि भैया इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। सेंट्रल रजिस्ट्रार में ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम, रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, देखो पहले वाले में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से करवाया, ये वाला केस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिक्वेस्ट करवा रही है। अ फेडरल कोऑपरेटिव टू विच मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एफिलेटेड, या एक क्रेडिटर कह रहा है भैया इनका ऑडिट करवाओ, या नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड कह रहे हैं, या फिर नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कह रहे हैं कि भैया यहाँ का ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल आपको फील हो रहा होगा कंपनी ऑडिट वाला कि भैया उनके कहने पे ऑडिट हुआ, राइट। नाउ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, नो इंक्वायरी शैल बी हेल्ड अनलेस नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 15 days हैज बीन गिवन टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 15 डे का, ओके। पावर ऑफ पर्सन्स कंडक्टिंग इंक्वायरी, जो पर्सन इंक्वायरी कर रहा है उसके पास क्या क्या पावर है, फ्री एक्सेस टू द बुक्स, बुक्स की आप एक्सेस कर सकते हो, अकाउंट्स का, डॉक्यूमेंट का, सिक्योरिटीज का, कैश एंड अदर प्रॉपर्टीज। रिक्वायर ऑफिसर ऑफ सोसाइटी टू कॉल अ जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी, वो सबको बुला भी सकता है। Summon any person who is reasonably believed by him to have knowledge of affair of society to appeal before it's him at place of headquarters society or any branch thereof may examine such person on oath। जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अब इस बंदे को बुलाया जाएगा और उससे इंक्वायरी की जाएगी, ओके। फॉलो अप, अब सेंट्रल रजिस्ट्रार सेल within a period of 3 months of the receipt of the report communicate the report of inquiry to society। कम्युनिकेट द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसको बताएगी सर, सोसाइटी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इफ एनी टू विच द सोसाइटी इज एफिलेटेड, अगर सोसाइटी को किसी ने अफिलेट किया है तो उसको भी ये डिटेल देगी, एंड टू द पर्सन और अथॉरिटी इफ एट हुज इंस्टेंस द इंक्वायरी इज नीडेड, या जिसने इंक्वायरी करवाई थी उसको भी ये इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, जैसे क्रेडिटर का एग्जाम्पल था। नाउ इंस्पेक्शन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर सेक्शन 79 सर्कमस्टांसेस। अब कह रहे इंस्पेक्शन, पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला देखो लिंक बनाओ, पहले क्या था, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर स्पेशल ऑडिट, अभी क्या हुई थी, इंक्वायरी हुई थी, किसकी रिक्वेस्ट से सर, क्रेडिटर के, 1/3 ऑफ द मेंबर, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एफिलेटेड, ओके। अब क्या है, अब इंस्पेक्शन हो रही है, इंस्पेक्शन बस खत्म हो गया सर, बस थोड़ा सा रह गया। तो यही सारे लोग दोबारा से चाहे तो इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं, यही लोग, फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी is affiliated, creditor not less than 1/3 of the members, 1/5 of the total number of members। ये क्या कहता है, by general or special order in writing inspect or direct any person authorized by him by order in writing in this behalf to make inspection into constitution, working and financial conditions of the multi state cooperative society। तो सिर्फ 15 days का क्या होना चाहिए, being here का टाइम होना चाहिए। पावर ऑफ पर्सन क्या है सर, सेम वही पावर है, अब खुद से पढ़ लेना। कॉल अ मीटिंग ऑफ बोर्ड, ऑल्सो जनरल मीटिंग, वेरीफाई द कैश बैलेंस, और अकाउंट के बुक पेपर्स, वाउचर्स, स्टॉक एंड अदर चीज़ वो चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कॉपी ऑफ रिपोर्ट हुए इंस्पेक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के 3 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट्स देनी होगी। तो ये हमने बहुत फास्ट पढ़ा है, आई नो, और बट ये देखो सबसे अच्छी बात, विद इन 50 minutes हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब क्या आप 1 hour के अंदर ये 7 to 8 पेज खुद से पढ़ सकते हैं? सर अगर खुद से पढ़ते तो दिक्कत जाती। यही बस डिफरेंस है एक टीचर का, एक मेंटर का और एक सेल्फ स्टडी में। तो यहाँ पे आपने मेरे साथ एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी कर लिया, आपने मेरे साथ सब कुछ सीख भी लिया, और विद इन 50 to
मिनट्स टू 1 आवर। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ये स्पीड चाहिए तुम्हें एग्जाम के लिए। अब क्या होगा, तुमने मार्क कर लिया, अब जब तुम सेल्फ रिवाइज करोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा ये वाली बात पढ़नी थी, अच्छा अच्छा ये वाले पॉइंट्स करने थे, अच्छा अच्छा ये वाला स्टार पॉइंट था, ये सर ने बताया था। ओके, ऐसे स्टडी मेट का क्वेश्चन है सर, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स मेंटेन होंगी और वो क्या क्या चेक करेगा। तो सर जो भी मनी रिसीव हुआ है, खर्च हुए हैं, सेल्स, परचेज, असेट्स एंड लायबिलिटी, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है तो पर्टिकुलर रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल और लेबर और अदर टर्म्स ऑफ कॉस्ट एज स्पेसिफाइड इन बायलॉज। ओके, नाउ अगला है सर, डिस्कस इन व्हाट सर्कमस्टेंस सेंट्रल रजिस्ट्रार कैन होल्ड एन इंक्वायरी। इंक्वायरी किसके कहने पे होगी सर, फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रिएटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1/3, मेंबर्स 1/5। तो भैया आप चाहे तो इंक्वायरी करवा सकते हैं। ओके, एमटीपी अगस्त में क्वेश्चन आया था, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कौन कौन हो सकता है। सर कोई भी सीए हो सकता है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी, ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं होंगे, पार्टनर्स एम्प्लॉय नहीं होंगे, और कोई भी बंदा जो इंडेप्टेड है अमाउंट एक्सीडिंग 1000 वो भी एक ऑडिटर नहीं बन सकता। नवंबर 18 में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के ऊपर। तो भैया अब तुम लिख सकते हो, होमवर्क लिख रहा हूं मैं। सर्कमस्टांस रिपोर्ट रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट, किन किन जरूरत पे स्पेशल ऑडिट होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब बोलेगी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, राइट, एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बीइंग मैनेज्ड इन अ मैनर लाइक टू कॉज सीरियस इंजरी दैट अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मल्टी स्टेट इन सच एज टू इंडेंजर इट्स इंसॉल्वेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 आवर मैंने आज तक कहाँ किसी टॉपिक पे लगाए, इस पे लगाए हैं भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कुछ भी मत छोड़ना। उसके बाद सर आरटीपी में 20 ऑडिटर्स ड्यूटीज ऑन रिपोर्टिंग ऑन ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी है। ठीक है सर, बैलेंस शीट चेक कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, और दोनों फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए प्रॉपर, और उसमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। सारा पढ़ रखा है आपने, होमवर्क डाल लो, अभी अभी पढ़ा था, जस्ट यू कैन गिव प्रॉपर आंसर। ठीक है, इसने कहा कि जो भी ऑब्टेन्ड हुआ इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेशन बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज होने चाहिए, और जो भी ओपिनियन वो दे रहा है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर कैप्ट होना चाहिए, अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच और ऑफिस ऑडिटेड बाय अ पर्सन अदर देन द ऑडिटर, तो उससे आपने कैसे इन्फॉर्मेशन ली, कैसे काम किया वो, वेदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसा होना चाहिए था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। नाउ नंबर 20, यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट द स्पेशल फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ अ सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या होता है, हम रेट्स देते हैं, तो यहाँ पे क्या हमने कहा था, वेरी केयरफुल। पहले में क्या है भैया, आप रेट्स दोगे एज पर पॉइंट नंबर 1 to 8, याद आ रहा है, रेटिंग देनी है तुम्हें। उसके बाद क्या क्लासिफिकेशन कर दी, अब वो अगर उन्हें गलत लग रहा है तो दे कैन फाइल एन अपील, और यू हैव टू बी केयरफुल व्हेनेवर यू गिविंग अ क्लासिफिकेशन और रेटिंग। ठीक है, ओके, नाउ डिस्कस द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बाय मैनेजिंग कमिटी। ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट, ऑडिटर said ask the secretary of the society to convey the managing committee meeting the discuss of the audit draft report. The auditor report should be never be finalized without discussing the managing committee. मैंने इस पे स्टार भी लगाया था, राइट। अगला क्वेश्चन है आरटीपी में 22, नो इंस्पेक्शन अंडर 79 ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट इज सर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कब कब हो सकती है, फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड नॉट लेस देन 15 days, पावर ऑफ द इंस्पेक्शन ये सब आपको पता ही है, आप लिख सकते हो। इंस्पेक्शन रिपोर्ट विद इन 3 months, कहाँ पे लिखा है भैया, हाँ 3 months जो है आफ्टर इंस्पेक्शन हो जानी चाहिए। होमवर्क मार्क कर लो प्लीज़, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़ ही नहीं सकते आप, या तो थ्योरी अच्छे से पढ़ लो या क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। नाउ लास्ट क्वेश्चन मे 23 4 marks, CA is a chartered accountant in the senior management of multi state cooperative society in Mumbai। अच्छा, क्वेश्चन खत्म करने से पहले मैंने आपके लिए शिद्दत से बहुत मेहनत की है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट में जाकर लिखना आई एम नेक्स्ट CA फाइनलिस्ट, I am CA dreamers, we are CA dreamers and we are next CA finalist. I am CA dreamers, we are CA dreamers, I am next CA finalist. जल्दी से जाके लिखो, गुरु दक्षिणा दो मुझे, ताकि मैं दिल से तुम्हें गॉड ब्लेस यू बोलूँ। तुम लोग गुरु दक्षिणा ही नहीं बोल देते, वैसे तो मैं गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ, लेकिन जब तुम नाम लिखते हो ना, जैसे रोहित सालवे करके एक बच्चा है, 2-3 बच्चे करते कमेंट, तो मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलता हूँ, गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ कि जाओ पास हो के आओ। तो टीचर की दुआएं रोज लो, हर बार लो, तब तक लो जब तक ज़िंदगी तुम्हारी बदल ना जाए। एक किस्मत होती है जो ऊपर वाले लिख के भेजे, लेकिन गुरु अगर साथ हो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। ठीक है,
अब एक बच्चा मुझसे बात कर रहा था व्हाट्सएप पे, सर ख़त्म करा दो लेक्चर, करा रहा हूँ बस 2 मिनट। उसने बोला कि सर वो जो आपका सुपर 30 का बैच बन रहा है मुझे ज्वाइन करना है। मैंने कहा कर लो। मैंने कहा कितने घंटे पढ़ोगे? कह रहे सर 2 to 4 आवर। मैंने कहा मत ज्वाइन करो। कह रहे सर मैं फीस देने के लिए रेडी हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, सुपर 30 बैच नॉट फॉर एवरीवन, इट्स फॉर फाइटर ओनली, जिन्हें सच में पास होना है। कम से कम 5 to 6 आवर्स तो लेके ही चलो। सर मैं पैसे दे तो, भाई पैसे सब कुछ नहीं होते। मैं चाहता हूँ कोई बच्चा आए तो वो पास होके जाए। पैसा मुझे कोई भी दे देगा, कहीं से देगा, समोसे बेच के ही पैसे कमा लूँगा, लेकिन इज्जत नहीं बनेगी ना भाई। सुपर 30 प्रीमियम बैच का मतलब ही मैं ये रखता हूँ कि कोई बच्चा आ रहा है तो वो पास होके जाए। आई नीड फुल स्टडी, फुल 100%। जैसी बुक्स मिल गया, इसमें और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ो मेरे साथ, और अच्छे से लेक्चर्स करो, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ करो, टेस्ट लिखो, प्रैक्टिस करो, रोज़ मेरे से गाइडेंस लो, रोज़ मैं तुम्हें सिखाऊँ, रोज़ सिखाते 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 परफेक्शन पे ले जाऊँ कि ICI कितना भी हार्डेस्ट एग्जाम बना ले, बट तुम्हारा रिजल्ट 100% पास होना ही चाहिए। सो मनी कांट बाय एवरीथिंग। तुम्हें कुछ मिल जाएगा, सब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा गुरु कृपा होना बहुत ज़रूरी है। मैं पूरी शिद्दत के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम भी मेरे साथ शिद्दत के साथ पढ़ो, पास होके दिखा दो इस यूनिवर्स को और अपने रिलेटिव्स को, जिन्हें बिलीव है कि तुम कभी कर नहीं पाओगे, बट मुझे पूरा बिलीव है इस बार 100% तुम पास होने वाले हो। कमेंट बॉक्स में लिखना आई एम सी डीमर्स, वी आर सी डीमर्स एंड आई एम नेक्स्ट फाइलिस्ट, और मैं दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूँगा, जाओ पास हो गया। तो कहते सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो कोई भी CA बन सकता है, बट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होने चाहिए, ऑफिस और एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, पार्टनर और एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, और कोई भी पर्सन जिसने इंडेप्टेड है जो कि मोर देन 1000 वो भी नहीं हो सकता। दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। बाकी सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में हैं, अच्छे से उन्हें कर लो, अच्छे से पढ़ लो, और सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि पास होना है, इसलिए पढ़ो कि इस बार इतिहास बनाना है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।